Assalamualaikum. Good morning. Subha Good morning everybody. Welcome to Jio Pakistan. It is क्या a हाल है? brand new week. मैं हूँ अब्दुल्ला और मैं हूँ हुमा। क्या हाल है? अच्छा, शो नहीं, हफ्ते का स्टार्ट हम एक वार्निंग के साथ कर लें कि इनकम टैक्स रिटर्न्स जो हैं जमा कराने का आज आखिरी दिन है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और आज 30th ऑफ सितंबर है और हमने कहा स्टार्ट ही इस चीज़ से कर लें कि हम आपको याद दिला दें कि अगर तो कोई चीज़ें एक दो रह गई थी एंड यू वर इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीटिंग इट तो आज कंप्लीट करा लें, क्योंकि अब ये डेट जो है ये आगे एक्सटेंड होगी कि नहीं होगी, दैट्स अनदर स्टोरी, वो अभी डिसाइड नहीं हुआ। वैसे कहा तो नहीं जा रहा है। फाइल अ रिटर्न लेट, आपको लेट जल्दी से मुकाए लेट सबमिशन क्यों करनी है? आप लेट लिस्ट में क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि मे बी उसके भी आपको रिपरकशंस हों, उसके भी कुछ असरात हों जो आपको बर्दाश्त करना पड़े या सामना करना पड़े उसका। So please do things on time. In any case, आज तो हम आपको याद करा रहे हैं और अब अगर आज आप कर रहे हैं तो ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। सो अब ये बात क्या करना, तो इनकम टैक्स मगर आज भी रात 12 बजे तक का टाइम है। परसों तो जरा सिस्टम में भी कुछ मसला था, लेकिन देन इट फाइनली अगेन स्टार्टेड वर्किंग। सिस्टम पे एक्चुअली बड़ा बोझ आ गया था, बहुत बोझ आ गया था। आज आखिरी दिन है और गोशवारे जमा कराने की तारीख जो है उसमें तौसी का इम्कान हो सकता है, हमेशा ही होता है, लेकिन हमेशा ही होता है। और ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म की वतन वापसी पर तारीख में तौसी पर गौर हो सकता है, लेकिन डोंट वेट फॉर दैट, आप लोग कर लेना अपना काम। तो गोशवारे जो है वो जमा कराने के दौरान सिस्टम पर बहुत बोझ है और आपको ये बताएं कि 28 सितंबर तक 29 लाख गोशवारे जो थे वो जमा हो चुके थे। और ये उस पिछले साल का बताएं जरा, आपको पता चल जाएगा ये दैट्स इट नहीं है, ये पिछले साल से ऑलमोस्ट डबल हुआ है। 14 लाख गोशवारे गुज़श्ता साल जमा हुए थे, लेकिन हम ऑलमोस्ट 24 करोड़ आबादी का मुल्क है। हम 29 लाख रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं सिर्फ अब तक। मतलब ये एक बहुत ही अफसोसनाक किस्म की बात है और ऑनेस्टली ये मतलब ये फिगर्स जो हैं, और ये अभी हम डबल हुए हैं पिछले साल से, तो इसको जितनी हम इसकी खुशी बना सकते हैं कि वाह भी हम डबल हो गए, अभी भी वी आर दिस इज क्वाइट अ ट्रेजेडी। एक्चुअली हमारे मुल्क की ट्रेजेडी। अगर आपको अब भी समझ में नहीं आ रही तो आपको कैसे समझ में आएगी? ये नहीं समझ में आ रहा है, ये हमें नहीं समझ में आ रहा। हम बैठ के समझा नहीं सकते। हाँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि समझ में आ जाएगी, क्योंकि बहुत सारा प्लान किया जा रहा है और आसानियां नहीं होगी उन लोगों के लिए जो नई फाइलर बनने को तरजीह दे रहे हैं। अच्छा, ये भी बड़ी तकलीफ होती है ना कि कोई खौफ भी नहीं है, कोई डर ही जाओ भाई, लेकिन आई गेस उन्होंने अपने और लूप होल्स निकाल लिए होंगे। अच्छा जी, पहला चैंपियंस कप, नॉट द ट्रॉफी हुमा, तो सामने इख्तिताम पजीर हो गया है। आपको याद दिलाता हूं मैं हमेशा, आपको बताएं शादाब खान की पैंथर्स ने चैंपियंस वनडे कप जीत लिया। मुबारक भाई, बड़ा ये मजेदार किस्म का वैसे टूर्नामेंट हुआ था और हमें खुशी ये थी कि सबसे पहले तो ये फैसलाबाद में हुआ है और वहाँ इस तरह मैचेस नहीं होते, इवन PSL का भी फैसलाबाद नहीं जाता, सो वी वर वेरी हैप्पी अबाउट इट। और अब सक्सेसफुली शादाब एंड टीम एंड पैंथर्स, लेकिन मैं मारखोर के साथ था, आपको पता ही है शुरू से, इसलिए उसका जरा मुझे दुख है। मैं इस किस्म के कोई फैसले शुरू में नहीं करती, मतलब एंड में हम डिसाइड करेंगे, तो लिहाजा मैं बिल्कुल आज आपको बता रही हूँ कि मैं पैंथर्स के साथ ही थी क्योंकि वो जीत गए। तो जी फाइनल में मारखोर के बैटर्स नाकाम हो गए और पूरी टीम, ये जरा सुनिएगा, पूरी टीम जो थी वो 122 रन्स बनाकर आउट हो गई और फखर जमान 46 रन्स के साथ नुमाया रहे। मोहम्मद हसनैन और अरफात मिन्हास ने 3-3 विकेटें हासिल की, लेकिन अब आए पैंथर्स और पैंथर्स ने 123 रन्स का हदफ, एक तो हदफ देखे ना, 123 18 ओवर्स में ही इन्होंने ये हासिल कर लिया 5 विकेट पर के नुकसान पर। और फातेह टीम के उस्मान खान टूर्नामेंट के बेहतरीन बैटर, बेहतरीन विकेट कीपर करार पाए, जबकि मोहम्मद हसनैन ने बेहतरीन बॉलर और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड जीता है। सो मोहम्मद हसनैन इज ऑल्सो told and is telling that he is back. इनकी इंजरीज थी, कुछ इश्यूज थे, लेकिन अब वो फॉर्म में है, बेहतरीन फॉर्म में है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन गए हैं इन चैंपियंस कप एंड कांग्रेचुलेशंस टू उस्मान खान टू। ये आयरनी है ना, मतलब आप टोटल देखें कि क्या था, ये ODI हो रहा है, 2020 नहीं था, ये ODI यानी 50 ओवर्स का मैच जिसमें 122, 123, ऑल्दो पहले मैचेस में 300 से भी ऊपर बात जा रही थी। कल एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, ये हम जरा पता करेंगे, क्यों बड़ा स्कोर नहीं बना सकी पहले खेलने वाली टीम मारखोर, और ये भी हुआ कि पहले खेलने वाली टीम नहीं जीती। हाँ, ये भी एक अजीबोगरीब चीज हुई, हालांकि बीच में भी हुआ है
हाँ, अब एक दफ़ा या उसके बाद 2 दफ़ा हुआ, लेकिन फाइनल में भी द टीम, क्योंकि टोटल इतना छोटा था, शुरू में ये भी बताया जा रहा था कि हमारे फिटनेस के इतने इश्यूज हैं कि वो दूसरी इनिंग के आखिर तक। लेकिन अब ऐसा है कि हम थोड़ा सा जश्न जिसको कहते हैं ना वो मना लेंगे, क्योंकि हम कुछ आपको मोमेंट्स दिखा देना, फायरवर्क्स भी हुए क्लोजिंग सेरेमनी पे, सो इट वाज क्वाइट अ मोमेंट। नकवी, दीगर लोग सभी मौजूद थे, जगमगा रहा था फैसलाबाद का स्टेडियम, इट लुक्स इंटरनेशनल। बाय द वे दिस इज आल्सो अब तक का सबसे बड़ा डोमेस्टिक टूर्नामेंट इसको कहा जा सकता है, पीएसएल के बाद। पीएसएल तो एक होता ही है, सो दिस वाज आई वुड से इट वाज अ सक्सेस। इट वाज अ सक्सेस। लेकिन मजीद इस पे हम ऑब्वियसली बात करेंगे जब हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ होंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं क्रिकेट पे भी आगे चलकर हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन अभी ज़रा जो रेगुलर फीचर कर लें डिस्कस। हुकूमत के लिए अक्टूबर का महीना सियासी तौर पर काफ़ी चैलेंजिंग बनता नज़र आ रहा है। टफ टाइम देती तहरीक इंसाफ के बाद दीगर सियासी जमातें भी हुकूमत को तेवर दिखाने लगी हैं। हफ्ते को PTI ने रावलपिंडी में एहतजाज किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, आपको पता लग जाना चाहिए ना, जब भी आपके अपने कराची में बैठे हुए, लाहौर में बैठे हुए, पता नहीं XYZ क्वेटा में बैठे हुए, आपके व्हाट्सएप पे तस्वीरें आना जाना बंद हो जाएं और आपके डेटा के ऊपर वॉइस नोट्स जाना पहुंचना बंद हो जाएं, तो फिर आप समझ लें कि कहीं PTI एहतजाज कर रही है। कितनी सैड बात है। मतलब ये PTI एहतजाज कर रही है, चलो वो तो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। हुकूमत को देखें ज़रा कि कुछ नहीं सीखना, महीनों, अब मुझे लगता है अब तो सालों ही गुजर गए, इट फील्स लाइक कि बिल्कुल ये एक नी जर्क रिएक्शन है, लेकिन इससे सीखा नहीं जा रहा। मतलब हर बार नी जर्क रिएक्शन हो रहा है, इंटरनेट बंद। आई वाज इन द मिडल ऑफ समथिंग, कराची में बैठा हूँ मैं, पिंडी में नहीं हूँ, और दोपहर में आई वाज आउट, ज़ाहिर है मेरे पास वाईफाई सिग्नल नहीं है, मोबाइल डेटा है, और बहुत ही ज़रूरी काम के सिलसिले में कहीं तस्वीरें आ रही थी और तस्वीरें भेजनी थी। और आपका कितना ऐसा स्टाफ होता है, आपके इर्द गिर्द होते हैं, इवन आपके वालिदैन होते हैं जो आपको नहीं टाइप कर करके मैसेजेस कर रहे होते हैं, सेंड वॉइस नोट्स, कोई राब्ता नहीं हो रहा, कोई नहीं राब्ता हो सकता। So sad. अच्छा, और एनीवे बात कुछ और हो रही है ना, वरना इंटरनेट पे चले जाएंगे। PTI ने रावलपिंडी में एहतजाज किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर अपने काफिले के साथ पिंडी तो नहीं पहुंच सके, लेकिन पुलिस और मुसाहिरीन के दरमियान झड़पों ने PTI के एहतजाज में रंग जरूर भर दिया। अली अमीन गंडापुर की नई धमकियां भी सामने आई। वो हुकूमत को सुकून नहीं लेने देंगे कह रहे हैं, लेकिन खुद बड़े सुकून में है। वैसे बाय द वे जहाँ एहतजाज की कॉल देते हैं वहाँ खुद नहीं पहुँचते। हुकूमत के लिए महज PTI एक सियासी मुश्किल नहीं, कई और महाज भी खुलते दिखाई दे रहे हैं। और जमात इस्लामी ने हुकूमत पर मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाते हुए मुल्कगीर धरने शुरू कर दिए हैं। तो ये PTI तो कर ही रहा था, अब जमात इस्लामी भी बीच में आ गई है, तहरीक इंसाफ भी ऑब्वियसली साथ अगर आ गई तो अक्टूबर में सर्द होता मौसम जो है वो सियासी तौर पर खासा गर्म नज़र आ रहा है। लेकिन लेट्स सी कि एक्चुअली होगा क्या। लेकिन ये नंबर्स अगर बढ़ जाएं, सारे मिल जाएं, तो ऑब्वियसली इट कैन बी अ चैलेंज फॉर द गवर्नमेंट। अमीन गंडापुर साहब का क्या कहना था, ये सुन लीजिए पहले। मुल्क के अंदर आप हम पर ये गोलियां बरसा रहे हैं। कोई ये समझता है ये पंजाब हमारा है, और कोई ये समझता है पंजाब की वो हमारे साथ है। कोई ये समझता है कि वो हमें मारेगा तो फिर मरने के लिए तैयार रहे। आखिरी वार्निंग है, मैं ऐलान कर रहा हूं यहाँ पर पाकिस्तान के तमाम इदारों को कि अगर आप अपनी कौम की आवाज नहीं सुन सकते, अपनी कौम की राय की इज्जत नहीं कर सकते, तो साइड पे हो जाए। अवाम को फैसले अवाम में करने दे। अगर कोई गोली बरसाएगा उस पे गोली बरसाई जाएगी। तुम एक गोली चलाओगे, हम 10 चलाएंगे। अच्छा जी, और अब आपको ये भी दिखाना चाहते हैं कि जमात इस्लामी जो कह रही है हुकूमत मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रही है, अब उनका क्या कहना था, हाफिज नईम साहब को सुने। आज जमात इस्लामी पूरे मुल्क में एहतजाजी धरने कर रही है। हमारे ये धरने IPPs, महंगी बिजली, टैक्स के गैर मुनसिफाना निज़ाम के खिलाफ है। और हमने इस मौके पर कि जब कल हसन नसरुल्लाह की शहादत हुई है तो हमने अपने धरने मौखर नहीं किए, मनसूख नहीं किए, बल्कि हमने ये फैसला किया इन धरनों को भी करेंगे और इन धरनों में हसन नसरुल्लाह शहीद की गायबाना नमाज जनाजा अदा की जाएगी। कराची शहर में 13 मुकामात पर शाहराहों पर ये एहतजाजी धरने होंगे।
PTI और जमात इस्लामी तो अपनी जगह हुकूमत की इत्तेहादी MQM भी हुकूमत से शिकायत लेकर आपको पता ही है आ जाती हैं। वो हुकूमत छोड़ने की बातें तक करने लगे हैं। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए एक एक वोट को तरसती हुकूमत किसी सूरत MQM की नाराज़ी ऑब्वियसली अफोर्ड नहीं कर सकती। MQM को शिकवा है कि कोटा सिस्टम ख़त्म करने के बजाय हुकूमत इसमें मजीद इजाफे कर रही है। ये तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप हमारी मौजूदगी में आप कहेंगे 20 सालों के लिए कोटा सिस्टम जो है वो और लग जाएगा। 2013 में हम वो लोग हैं कि जो सेनेटरशिप छोड़कर चले गए। ये तमाम आज जो हमारे पास ये MNS-शिप है, ये हमारी जूतियों की नोक पर है। सेकंड लगेंगे इसको छोड़ने में। तो अगर हम अपने लोगों को सर्व नहीं कर सकते, उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, उनको उनके मसाइल में अगर हल नहीं कर सकते, तो कमी नहीं ला सकते, तो हमें MNA रहने का कोई हक नहीं है। लात मारेंगे इस MNS-शिप को। अच्छा, ये आपने सुन लिया। अब आगे सुने। हुकूमत तासुर ये दे रही है कि मौलाना फजलुर रहमान को आईनी तरामीम में मना लिया है, लेकिन मौलाना साहब जो हैं वो अब तक अपने पत्ते ऑब्वियसली शो तो नहीं कर रहे, बल्कि वो तो नए इंतखाबात का मुतालबा भी कर रहे हैं। तो कल उनकी बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। हाँ, मतलब क्या हुकूमत क्या सोच रही है। नहीं, वे मौलाना को सुने। पार्लियामेंट का वो मैंडेट नहीं है कि वो इतना बड़ा काम कर सके। हम समझते हैं कि इलेक्शन हो, हकीकी मानों में अवाम के सही नुमाइंदे मैदान में आए, पार्लियामेंट पर अवाम का एतमाद होना चाहिए। इस जाली किस्म के पार्लियामेंट से इतनी बड़ी आईनी तरमीम कराना ये बज़ात खुद एक नाइंसाफ़ी है। सूबे के एक वज़ीर आला की तरफ से इस तरह का बयान जो है वो भी मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। ये बचपना है, ये नातजुर्बाकारी है, और इस किस्म के मखलूक से हमारा वास्ता है। तो हमारे सूबे में हमारा वोट और हमारा मैंडेट चोरी किया गया है और इनको दिया गया है, इस बात का नोटिस क्यों नहीं ले रहे वो लोग। अब जमात इस्लामी हो या तहरीक इंसाफ हो, मुजाहिरों का यह सिलसिला अक्टूबर में ज़ोर पकड़ गया तो सियासी मामलात के साथ अमन व अमान को काबू में रखना भी हुकूमत के लिए चैलेंज होगा। और अमन व अमान की बात सूबों में क्या सूरत हाल है, ये तो कल मौलाना साहब ने भी अपनी गुफ्तगू में काफ़ी जो उनके मुताबिक हक़ाइक़ हैं वो बयान किए हैं। इसी पे बात करते हैं कि JI का क्या इरादा है। रहनुमा जमात इस्लामी अमीरुल अज़ीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया अमीरुल अज़ीम साहब। बताइएगा सर कि अब जमात इस्लामी ने हुकूमत के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ निकात पर तहरीक शुरू की। हुकूमत को मुज़ाकरात की टेबल पर लाने में भी आप लोग कामयाब रहे, लेकिन उसके बाद फिर कुछ हुआ नहीं है। सच हुकूमत कहती है IPPs मुआहदे अचानक तो ख़त्म हो नहीं सकते। ज़ाहिर है उसकी अपनी वजूहात हैं। आपको वो वजूहात जब कम्युनिकेट होती हैं तो आपको ठीक लगती हैं या आपको हुकूमत की नीयत पे शक है? बिल्कुल, असल में बदनीयती है। एक तो करने का कोई दायिया उनके अंदर मौजूद नहीं है, और उसकी हमारा राब्ता हुआ है अमीरुल अज़ीम साहब से। as soon there was a distortion in the line, as soon as we get in touch with him, we will speak with him. And we want to, you know, I wanted to make a comment on, अभी हम आपको एक साउंड बाइट मौलाना का भी सुना रहे थे। तो मौलाना जो कह रहे थे, जब उन्होंने कहा ना कि अलबत्ता इलेक्शंस होने चाहिए मुल्क में दोबारा, और डिज़र्विंग जो लोग हैं, जो आवाम चाहती है उनको, तो मुझे तो लगा कि मौलाना ने अपना फैसला एक्चुअली कर लिया है। मतलब इस किस्म के अगर स्टेटमेंट्स कह रहे हैं वो कि इलेक्शंस दोबारा होना चाहिए, तो आपको पता ही है कि और कौन सी पार्टी कह रही है। तो उन्होंने मैंडेट पे, जाहिर है वफाक के मैंडेट पे, तो वो वफाक में जो हुकूमत है उस पर वो सवाल उठाते हैं। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के जो सूबाई मैंडेट पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, उस पर भी क्वेश्चन उठाया। तो मतलब आपका ये है कि मौलाना जो है वो क्वेश्चंस कर रहे हैं, मतलब ही इज़ क्वेश्चनिंग एवरीबडी बेसिकली। तो ऐसा लग रहा था उनकी बात से। इन एनी केस, अच्छा, अमीरुल अज़ीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिर है वो कह रहे थे कि नीयतों पे शक है हमारी। जी ठीक है, वो समझ आ गई। अमीरुल अज़ीम साहब ये भी बता दें कि अब आपने रैलियां निकाल ली, धरने दे दिए और शटर डाउन हड़ताल भी कर ली है, तो अब भी यही कुछ करते रहेंगे या फिर एहतजाज और शिद्दत से में ज़रा आपको लगता है कि इजाफा होगा? तो ये ज़रा हमें आपको बता दें। और क्या हुकूमत को चलता करने का इरादा भी है आप लोगों का? अच्छा नहीं, हुकूमत को चलता करना तो ये कोई हुकूमत अपने करतूतों से मतलब चली जाएगी।
लेकिन हमारा मकसद जो है वो हुकूमत को गिराना नहीं है, हमारा मकसद आवाम को रिलीफ फराहम करना है और हम बहुत वाज़ेह तौर पे कर रहे हैं। अगर हमने हुकूमत को गिराना होता तो हम ना डायलॉग करते, ना हम डायलॉग ख़त्म करते, ना हम इनके साथ कोई मुआहिदा करते। हमने हर चीज़ जो है वो एक्सपोज कर दी है लोगों के सामने। अब ये भी मैं समझता हूँ, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जी ये रैलियाँ और एहतजाज और धरने ये कोई बहुत बड़ा असर नहीं पैदा करती, कानों पे जूं रीखती भी है तो ये उठाकर एक तरफ कर देते हैं। असल काम ये होगा कि इसके नतीजे में बिल आखिर हमें आवाम के साथ मिलकर एक मूवमेंट करनी पड़ेगी, जिसके लिए हमने अक्टूबर की कुछ डेटों का तयन कर दिया है कि हम पूरे मुल्क के अंदर 3 रोज़ा रेफरेंडम करेंगे। इस बात के ऊपर ये रेफरेंडम होगा कि हमने तो वापडा के बिलों पर ज़्यादा पेमेंट कर दिया है, यानी जो बिजली हमने नहीं खरीदी सार्फिन से हुकूमत ने कैपेसिटी सरचार्ज के नाम पर ले रखा हुआ है, तो जब तक वो हमारी एडवांस पेमेंट है वो एडजस्ट नहीं होगी हम बिल नहीं अदा करते। अच्छा अमीरुल अजीम साहब, अब एक हकीकत ये है कि आप भरपूर स्ट्रीट पावर दिखा भी दें तब भी तहरीक इंसाफ को जमात इस्लामी से ज़्यादा बड़ा ख़तरा समझती है या सीरियस लेती है हुकूमत, तो क्या ये ऑप्शन है आपके पास कि JI, तहरीक इंसाफ और वकील वगैरह मिलकर कुछ मिलकर एहतजाज हो? जाहिर है जब सब मिलेंगे तो जो नताइज हैं वो मिलने का भी ज़्यादा इम्कान होगा। अब मेरा ख्याल है ये बात आपकी सही है, आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही हालात बनते हैं और हमेशा तहरीकें उठती हैं, चाहे कोई एक यूनियन करे, एसोसिएशन करे, एक जमात करे, अगर वो मसला हल ना हो तो बाकी भी लोग उसके पीछे आते हैं, फिर अवाम उसके साथ खड़े हो जाते हैं। यकीनन ऐसा ही होगा। मुझे ये उम्मीद है कि बिल आखिर इस जमात इस्लामी, PTI, पीपल्स पार्टी के लोग, अगर पार्टियां ना भी हों, ये सब लोग आएंगे, क्योंकि मसला तो ये पार्टी का नहीं है, जेन्युइन लोगों के मसाइल हैं। फिर ख़ास तौर पे जो वापडा के मैं समझता हूँ कि स्टाफ है, मुलाजमीन हैं, उनकी जो यूनियंस हैं, उनके लिए भी बड़ा मसला है, उनकी सर्वाइवल भी है, चूँकि उनकी कंपनियाँ जो है वो प्राइवेटाइज कर रहे हैं, उनकी मुलाजमतें ख़तरे में हैं। और हुकूमत ने तो अभी कैबिनेट ने एक चीज़ मंजूर कर दी है, लाजमी सर्विस एक्ट, जिसके नतीजे में वापडा के अंदर कोई एहतजाज नहीं हो सकता। वो प्राइवेटाइजेशन का नतीजा देख लिया है कि 4 रुपए यूनिट वाली बिजली जो है वो अब 60 रुपए की हमें मिलती जा रही है। तो बिल आखिर यही होगा कि सारी जमातों को, अवाम को आपस में मिलकर हुकूमत को किसी तरफ जो है वो बिठाना पड़ेगा। तहफ़्फ़ुज़ात आपके जेन्युइन है अमीरुल अज़ीम साहब, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। ज़ाहिर है IPPs के साथ मुज़ाकरात की बात तो बड़े अरसे से हो रही है, रीनेगोशिएशन की बात हो रही है, उसमें जब कोई एहतजाज करता है तो कहते हैं जी हम इंगेज करेंगे, हम बात करेंगे, हम रीनेगोशिएट करेंगे। नहीं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है और ये कितने महीने हो गए कि हमने क्या है? You know the people of this country also deserve to know कि अगर आपने एक्चुअली इस मसले को सीरियस लिया, क्योंकि अभी थोड़ा सा मौसम बेहतर हो जाएगा, आपको लगेगा कि लोग बिजली के बिलों पे उस तरह शोर नहीं मचा रहे, लेकिन कितने दिन सो या बिफोर टाइम आप एंगेज करें, कुछ हल निकालें मसले का, ताकि अगली गर्मी में लोगों को कुछ रिलीफ मैसर आ सके। मतलब हम ये कह ही सकते हैं, लेकिन अगली गर्मी करते करते मतलब बड़ी ऐसे गर्मियां गुजर गई हैं, गर्मियां गुजर भी गई हैं, कुछ खास इस पे हुआ भी नहीं। और कुछ महीने पहले ही हमने बड़ी एक्सटेंसिवली इस चीज़ को कवर किया था कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स आपने किए हुए हैं IPPs के साथ, वो कितने कोई अनफेयर हैं, उसका सारा मलबा, सारा बोझ जो है वो सार्फिन पे गिर रहा है। दे आर पेइंग फॉर द बिजली दैट दे हैव नॉट इवन बॉट और इवन यूटिलाइज्ड। ये अनफेयर बात है कि नहीं है? जहाँ इतनी और चीजों की महंगाई है उसमें ये एक और उसका हल क्या है? लोग सोलर की तरफ जा रहे हैं और जाएंगे, मतलब सूबाई हुकूमतें अपने सोलर प्लान्स और प्रोग्राम्स ला रही हैं, फिर कैपेसिटी चार्जेस मजीद बढ़ेंगे, उसका क्या हल है? जब तक आपकी बिजली सस्ती नहीं होगी लोग क्यों कंज्यूम करेंगे? और जाहिर है जब नहीं कंज्यूम होगी तो फिर हमें भुगतना पड़ेगा। So it is a very complicated issue. It shouldn't have to be so complicated, but it has become so much. अच्छा जी, आगे चलते हैं और आपको बता दें कि एक्स की बंदिश, ट्विटर यानी एक्स की बंदिश को 8 महीने हो चुके हैं। कैन यू इमेजिन अब्दुल्ला? 8 months। वैसे बाय द वे ये साल बहुत जल्दी गुजरा है और मामला जो है वो अदालतों में गया, मगर एक्स खुलकर नहीं दे रहा और हुकूमत इस बारे में मुख्तलिफ जो रीजनिंग है, अपनी एक्सक्यूज़ कह लें, व्हाटएवर इट इज़, तो वो देती रहती है। मगर इंटरनेट की रफ्तार जो है अब
अब खैर मामूल पर भी नहीं आ सकी, मेरा ख्याल है कि मामूल हो गया है, मामूल पर ना आना अब मामूल बन गया। एग्जैक्टली, हम इंतजार कर रहे थे ना कि पहले वो जी केबल को ये हुआ तो फलाना ढमाका, बहुत सी चीजें हो रही थी लेकिन वो हुआ कुछ भी नहीं है। और अब हमारी जो स्लो स्पीड ऑफ इंटरनेट है उससे मेरा ख्याल है हम सारे यूज्ड टू। क्यों हमें एतराज कर रही हैं? अब हमने बचपन से पढ़ा है कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, सो हम स्टेडी हैं और हम स्लो हैं। अब्दुल्ला देखो आज मंडे है, सुबह सुबह मतलब गुस्सा चढ़ जाएगा लोगों को, मुझे तो गुस्सा नहीं आता। हम स्लो हैं और हम स्टेडी भी हैं इसमें। अब हम स्लो जो हुए हैं तो हम उसी पे हैं, जमे हुए हैं, हम टिके हुए हैं, बस हम उसी रफ्तार से चल रहे हैं। कुछ दिनों में हम ज्यादा स्लो हो जाते हैं। अच्छा, आपको बस कहीं जब ज्यादा स्लो हो जाए तो आप एहतजाज का सोचने के कहीं हो रहा होगा और समझ ले, और हमें उम्मीद है कि हम रेस विन करेंगे। अच्छा जी, अब IT की वजीर मुमलिकत शीजा फातिमा का कहना है कि जब तक मुल्क में 5G टेक्नोलॉजी नहीं आती, इंटरनेट के मसाइल रहेंगे। भाई आप लोग डिसाइड कर ले एक दफा। नहीं, मुल्क में 5G टेक्नोलॉजी नहीं थी और इंटरनेट के ऐसे सच मसले नहीं थे, लेकिन हमें याद ही नहीं। देखिए इतनी पुरानी बातें नहीं है कि हम लोग बिल्कुल भूल जाएं, और आप लोग भूल सकते हैं बिकॉज यू आर सो बिजी इन फाइटिंग सो मेनी बैटल्स, लेकिन हमें याद है कि कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं थी पहले, सब कुछ ठीक चल रहा था। अब आपका ये कहना है कि जी 5G ने जब तक नहीं आना इसी तरह ही रहा। 5G के सिलसिले में आपका क्या प्लान है, ये भी बताएं हमें। हाँ नहीं, वो भी नहीं बताना हफ्ते को व्हाट्सएप एक बार फिर बंद हुआ, सारिफीन को सख्त कोफ्त, एक्चुअली कोफ्त इज द राइट वर्ड, यू नो मुश्किल नहीं होती, कोफ्त इज उर्दू। हाँ, चलो फिर समझ आ आपको कोफ्ते याद आ रहे हैं, लेकिन नहीं, ये कोफ्त होती है उलझनी। आप इस तरह कोफ्त, आप कोफ्त में मुब्तला होते हैं आप। अब तासुर ये है कि जिस दिन कोई सियासी जमात एहतजाज करती है व्हाट्सएप बंद कर दिया जाता है। हालांकि वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ गुज़श्ता हफ्ते अमरीका में सहाफ़ियों को बता रहे थे कि मुल्क में इंटरनेट का अब कोई मसला नहीं है। वैसे आई एम सॉरी तारड़ साहब, विद ऑल ड्यू अपॉलॉजीज, थोड़ी सी हंसी सी आ गई आपकी इस बात पे। 4-5 दिनों के लिए एक ग्लिच आया था, उसकी अपनी वजूहात थी। वेब मैनेजमेंट सिस्टम की अपग्रेड थी एक तरफ, दूसरी तरफ डीप सी केबल का इशू था, तीसरा इशू उसमें जब ये सारे मसाइल पैदा हुए तो मास VPNs का जो डाउनलोड था उससे भी लोड इंटरनेट के ऊपर पड़ा। ये 3 मसाइल इकट्ठे थे। अब जिस पप्पू बबलू का दिल करता है मोबाइल लेके बाहर निकलता है और वो अभी बोलना नहीं आता, तलफ़ुज़ नहीं है, और वो कहता है जी आज पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के अंदर जो है वो 20,000 पॉइंट की कमी होगी। भाई तुम्हें किसने बताया 20,000 पॉइंट की कमी हो गई है? ये भी एक बहुत बड़ी सितम ज़रीफी है। अब उनकी भी व्यूअरशिप है। But I can only shake my head. I cannot imagine कि क्या समझ रहे थे तारड़ साहब के ये इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अमेरिका में हो रही है और इंटरनेट तो इतना स्लो है पाकिस्तान में कि हमारी तरफ तो पहुंचेगी नहीं, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि उन्होंने किस पप्पू और बबलू और 4-5 दिनों का ग्लिच। What are you even on about? 4-5 दिनों का ग्लिच और उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया। 8 महीने हो गए इस चीज़ को, वो तो चलो एक्स ही ख़त्म था, उसके बाद मतलब कि तसलसल के साथ चीज़ें जो है ना इंटरनेट के मामले वो नीचे ही जाते गए। और अभी भी ये स्टेटमेंट्स आ रही है कि जब तक 5G नहीं आएगा तो सब कुछ ठीक नहीं होना, और आप बाहर बैठ के ये कहते हैं कि 4-5 दिनों का ग्लिच था। आप तो वहाँ 5G एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, मज़ा आता है ना वैसे 5G पे। पूछेंगे हम आपसे कभी, आप मिले। हाँ, कभी आपसे बात होगी ना तो पूछेंगे। एंजॉयज लेके आ रहे हैं। ओके, ब्रेक लो। वेलकम बैक जी। फाइनली हुकूमत PIA की निचकारी की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर चुकी है। 28 सितंबर को बोली लगना थी, लेकिन इसे 31 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया गया है। अब पता नहीं क्या वजूहात हैं, वजूहात कुछ हैं भी। एयरलाइन की फ़रोख्त के वक्त ऐसे कौमी एयरलाइन से मिलने वाली खबरें मज़ीद परेशानी का बाइस बन रही हैं। एक हफ्ते में PIA के 2 जहाज़ों में फ़नी ख़राबी के वाक़यात सामने आए हैं। वैसे जो ले रहे होंगे उन्हें पता ही है अंदर से क्या हालात हैं, लेकिन ज़ाहिर है फिर भी बहुत बड़ा एसेट है। इतने बड़े ऑपरेशंस रहे हैं, एक लेगेसी है। कल एक और तैयारा ग्राउंड हो गया और PTCL हमारे सामने है, उसके भी क्या हालात थे, लेकिन निचकारी के बाद इट वर्क सो वेल नाउ। PIA की मस्कत से पेशावर की परवाज़ को ख़राबी के बायस कराची में ही हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। हाइड्रोलिक सिस्टम में ख़राबी के बाद तैयारा चंद मिनट में 36,000 फुट की बुलंदी से 8,000 पर आ गया था। सिर्फ 6 मिनट में। I cannot even imagine कि जो अंदर बैठे होंगे उनका वो समझ रहे होंगे कि गए, मतलब you would drop like a stone in that case। तैयारा नजदी परवाज करते हुए तुरबत के करीब से कराची पहुंचा, जिसके बाद तैयारे को ग्राउंड कर दिया गया। 24 सितंबर को भी PIA की कराची से दुबई जाने वाली परवाज मस्कत के करीब हाइड्रोलिक सिस्टम की खराबी रिपोर्ट करती हुई पाई गई। 6 मिनट में 26,000 फुट की बुलंदी से नीचे आया तैयारा। तर्जुमान ने वजाहत की कि दुबई में जांच पड़ताल के बाद वार्निंग गलत साबित हुई। बहरहाल कौमी एयरलाइन का हर आने वाला दिन जो है वो
मुश्किल है इस कौम के लिए भी और उसके लिए भी बुरी खबरें ला रहे हैं। आप खदशा है कि ऐसे हालात में प्राइवेटाइजेशन के अमल पर मनफी असरात पड़ सकते हैं। हम कुछ नहीं कहना चाहते क्योंकि ज़ाहिर है वी डोंट वांट कि हमारी तरफ से कोई भी ऐसा लफ्ज जाए लेकिन हम समझना जरूर चाहते हैं कि एक्चुअली इधर हो क्या रहा है। तो वी आर गोइंग टू टॉक टू आवर कॉरेस्पॉन्डेंट टू फाइंड आउट व्हाट्स गोइंग ऑन। नुमाइंदा जियो न्यूज़ तारिक अबुल हसन हमारे साथ हैं। तारिक, कुछ दिन पहले हमने ये बात की भी थी कि पेशावर वाली एक फ़्लाइट थी, कराची उतर गई थी और उसकी वजाहत भी आई कि स्टाफ की ड्यूटी ख़त्म हो गई थी और दुबई कराची की परवाज़ का इशू निकला और इसे फॉल्स अलार्म भी बताया गया था। बड़ी चीज़ें हुई थी, हमने हमारे इस फोरम पे भी बात की थी। और अब पेशावर जाने वाली एक और इंटरनेशनल फ़्लाइट को कराची लैंड करना पड़ा। तो ये हो क्या रहा है, हम तो ये समझना चाह रहे हैं और इस पर क्या वजह बताई गई? जी, इस वक्त PIA अपनी इंजीनियरिंग के लिहाज से खासी मुश्किलात में है। जिस दुबई परवाज़ के मुतालिक सोशल मीडिया पे इशू बना के तैयारा रास्ता भूल कर जो है कराची में लैंड कर गया, तो सोशल मीडिया पे बाज़ इशू बहुत गलत तरीके से रिपोर्ट होते हैं जिसकी वजह से बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं। ये बात ठीक है कि जहाज़ टेक्निकल हुआ था दुबई एयरपोर्ट पर, जहाँ से फ़्लाइट देर से रवाना हुई और उसकी वजह से जो क्रू की ड्यूटी टाइम लिमिटेशन है, यानी एक मुकर्ररा वक्त होता है, उससे ज़्यादा जो जहाज़ के कप्तान है और जहाज़ का जो फ़ज़ाई अमला है वो ड्यूटी अंजाम नहीं दे सकता कानूनी तौर पर। तो इसलिए तैयारा जो है वो पेशावर जाते हुए कराची लैंड हुआ। यहाँ पे जहाज़ का अमला तब्दील हुआ और नया अमला तैयारे को लेकर पेशावर गया था। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो मुसलसल 2 परवाज़ें कराची में जो है वो टेक्निकल बुनियादों के ऊपर लैंड हुई हैं, वो खासा सीरियस इशू है। शुरू में कुछ ऐसा रिपोर्ट हुआ था कि तैयारे के अंदर हाइड्रोलिक प्रॉब्लम हुई थी जिसकी वजह से जो है वो तैयारे को कराची में इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ी। तो हाइड्रोलिक प्रॉब्लम की वजह से कोई बड़ी इमरजेंसी नहीं होती है। अगर हम एयरबस A320 तैयारे की बात करें तो इसमें 3 मुतबादिल सिस्टम होते हैं। अगर हाइड्रोलिक का कोई एक सिस्टम फेल होता है तो दूसरा दस्तयाब होता है और अगर दोनों में कोई प्रॉब्लम हो तो तीसरा मौजूद होता है। तो इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं होती और जहाज़ अपनी मंजिल तक बआसानी पहुंच जाता है। लेकिन जो सबसे अहम चीज़ है कि केबिन के अंदर अगर जो है वो प्रेशर कम हो जाए तो जो है बड़ी परेशानी हो जाती है। और जो PIA के 2 फ्लाइटें थी उसके साथ यही प्रॉब्लम हुई थी। तारिक, आपसे हम ये ज़रूर पूछना चाहेंगे कि अब क्या होना है, क्योंकि तैयारे जो हैं वो ग्राउंड भी होते जा रहे हैं, मतलब ये भी पता चल रहा है PIA के पास ऑपरेशनल रह क्या गया है, ये हमारा सवाल है। पहले ही डोमेस्टिक और इंटरनेशनल रूट्स पर बहुत सी फ़्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल या ताख़ीर का शिकार हो रही हैं। तो क्या ये मसला अब और बढ़ेगा, क्या आप देख रहे हैं होते हुए? जी, इस वक्त PIA के पास जो परवाज़ के काबिल तैयारे हैं उनकी तादाद 16 से 17 है और जो तैयारे दस्तयाब रहते हैं फ़्लाइट ऑपरेशन के लिए वो उमूमन 14 से 15 तैयारे होते हैं और हफ्ते को एक और तैयारा फ़नी खराबी के शिकार होकर ग्राउंड हो गया है। तो इस तरह PIA का फ़्लाइट ऑपरेशन तो यकीनी तौर पर मुश्किलात का शिकार है। PIA ने अभी एक अपना ऑडिट कराया था जो जनवरी लेकर, और अप्रैल का एक ऑडिट हुआ था जिसमें PIA की आमदनी 68 यानी 68 अरब रुपए रही थी, जो कि सिर्फ 4 महीने में खासी माकूल आमदनी है। और इसमें PIA का जो ऑपरेटिंग मुनाफा था वो 2 अरब 80 करोड़ रुपए का मुनाफा, ऑपरेटिंग मुनाफा। PIA के ज़राए से बात हुई तो इसके अंदर ये तमाम जो PIA इंजीनियरिंग के हेड हैं यानी चीफ टेक्निकल ऑफिसर, इनके ऊपर सारी जिम्मेदारी डाली जा रही है। और इसके अलावा PIA के CEO के ऊपर कि आमदनी बेहतर होने के बावजूद इन्होंने स्पेयर पार्ट्स की ख़रीदारी बर वक्त क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर ये बर वक्त स्पेयर पार्ट्स की ख़रीदारी करें तो PIA का ऑपरेशन बेहतर हो, तैयारे जो बार बार ग्राउंड हो रहे हैं और टेक्निकल प्रॉब्लम्स के शिकार हो रहे हैं इसके अंदर बेहतरी आए। लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर लग ये रहा है कि PIA को दिन ब दिन जो है वो ख़राब से ख़राब तर जो है वो जाहिर किया जाए और इसका नतीजा PIA की प्राइवेटाइजेशन के ऊपर भी पड़ेगा। क्योंकि अगर PIA अच्छी आमदनी करते हुए फ़रोख्त के लिए पेश की जाएगी तो उसके लिए अच्छी बोली मिलेंगी और अच्छी कंपनी आएंगी। बहुत शुक्रिया तारिक अबुल हसन। लेकिन बड़ी ही आई एम सॉरी ये सैड सिचुएशन है कि PIA भी येट वन मोर
हमारी कॉरपोरेशन जो कि इट्स एब्सोल्युटली नॉट वर्किंग टू इट्स पोटेंशियल। और आप भी जब हमें रीजनिंग दे रहे थे तो आपका भी कुछ चीज़ों पे ये था कि पता नहीं क्यों इस तरह है, क्यों इन्होंने पार्ट्स वगैरह बर वक्त नहीं दिए। And when you're trying to sell something, Huma, naturally when you're trying to sell something तो आप उसकी स्टेजिंग करते हैं, आप उसमें उसको जरा बेहतर दिखाते हैं ताकि दूसरी पार्टी बोल तो कोई ना ले ले उस चीज को, कोई इंटरेस्टेड भी हो और जो इंटरेस्टेड हो वो थोड़े से बेहतर पैसे भी दे। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा क्योंकि इट्स सो क्लियर कि ये बिल्कुल ये एक ठप किस्म की निजाम है जिसको बेचने की कोशिश की जा रही है। बोलियों के सिलसिले में होते हैं और इस तरह की खबरें आए तो दैट नेगेटिवली इंपैक्ट्स द होल प्रोसेस। अभी हम ब्रेक ले लेते हैं। अच्छा ठीक है। गुड मॉर्निंग। स्नेल को उर्दू में क्या कहते हैं ये अब्दुल्ला हमें बताएंगे। वेलकम बैक बाय द वे। अब्दुल्ला क्या कहते हैं स्नेल को? गूंगे गूंगे गूंगे। हाँ गूंगे 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 गूंगे। स्नेल स्पेस नहीं होती वो जो स्नेल जो बड़ा खूबसूरत बड़ा लगता है। खूंगे 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 घूंगे यार घूंगे। ओ अच्छा सॉरी घूंगे घूंगे। आगे बात बता दो, बात क्या कर रहे हैं? स्नेल पाले जा सकते हैं, ये आपको पता था। इसका फार्म बनाया जा सकता है, ये आपको पता था? नहीं पता था ना। और फिर इनको बेचकर पैसा कमाया जा सकता है। अब इंटरेस्ट जाग गया, अब आपका इंटरेस्ट जाग गया होगा। ये आइडिया सुनने में कुछ अजीब लगता है लेकिन ऐसा हो रहा है और मानसेरा की सिदरा ने ये बिजनेस मॉडल खड़ा कर दिया है भाई। और खूब कामयाब है। घूंगे किधर फरोख्त होते हैं? इनसे हमें ये तो पता है कि स्नेल से स्किन प्रोडक्ट्स आजकल बड़ी वायरल हुई है। स्नेल म्यूसिन एक स्किन क्रीम टाइप है, वो बड़ी मशहूर है। क्या होता है इससे और क्या नहीं होता ये हमें बताएंगे कौसर सलीम बंगश जो कि सिदरा से मिलने पहुंचे। और लेट्स सी। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला मानसेरा के इलाके अफजल आबाद में और मैं पाकिस्तान के पहले स्नेल फार्म में मौजूद हूँ जो मानसेरा की एक बेटी सिदरा सजाद ने यहाँ पे एक यूनिक तजुर्बा किया है। उन्होंने घूंगों का एक फार्म यहाँ पे बनाया है, तो आइए हम उनसे बात करते हैं। मैं करीबन 2017 से बिजनेस फील्ड से ही मुंसलिक हूँ। इससे पहले मैं जड़ी बूटियों का और मशरूम का काम करती थी। तो स्नेल फार्मिंग की तरफ भी मैं इसके अफादियत और इसके फ़ायदे जानकर मैं आई थी और फिर इसको मैंने बिज़नेस मॉडल के तौर पे ही अपनाया है जैसे कि मैं पहले काम करी थी। हम लोग जिसकी फार्मिंग कर रहे हैं वो वाइल्ड गूंगे हैं, वाइल्ड स्नेल है और इनको उसी तरह का माहौल दिया जाता है, नेचुरल माहौल में रखे जाते हैं। इनका टेम्परेचर होता है जो कि 15 से 25 के दरमियान जो सर्वाइव करते हैं तो उसमें रखा जाता है। फिर जो इनकी खुराक होती है जड़ी बूटियाँ और फ्रूट और वेजिटेबल्स ये इनको दिए जाते हैं जिसमें इनको लोग रखते हैं। इनको वही कुदरती माहौल दिया जाता है जिसमें ये रहने के आदी हैं। बाकी इसकी ब्रीडिंग भी हो रही है, अंडे भी देते हैं तो अफजाइश नस्ल भी साथ साथ हो रही है। बेशक ये बहुत अच्छा बिजनेस है और प्रॉफिटेबल है और मार्केट में एक बहुत बड़ा गैप है जिसको कवर किया जा सकता है, स्कोप है इसका। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए प्रॉफिटेबल तो बहुत ज़्यादा है लेकिन सारे मुश्किलात को भी ज़हन में रखना पड़ता है क्योंकि नया बिजनेस है और मार्केट इसकी ऐसे ओपन मार्केट नहीं है। हम लोग इनसे स्नेल स्लाइम एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर उसके बाद इनको महफूज किया जाता है, फ़िल्टर किया जाता है, यूवी लाइट के बाद इनको महफूज करके रखा जाता है। उसके बाद इसको सीरम फार्म में लेके आते हैं, ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होता है और क्रीमें, सीरम, टोनर मतलब स्किन केयर से रिलेटेड जितनी चीज़ें भी बनती हैं उसमें ये यूज़ होता है। दुनिया में सबसे अच्छी क्वालिटी का जो स्नेल स्लाइम है वो पाकिस्तान का है, हमारे इलाके का है और इसमें कंपाउंड्स जो हैं वो बाकी सबसे अब कंपैरिजन करें तो बहुत ज़्यादा है और इसकी अफादियत भी बहुत है क्योंकि स्नेल स्लाइम के बारे में तो ये भी रिसर्च सामने आई है कि स्किन कैंसर तक पे काम करता है। हुकूमत को भी देखना चाहिए कि वो इतनी मार्केट एक बनाए इसके लिए, इतना वो बनाए कि लोग जो फार्मिंग की तरफ आना चाहते हैं उनको टेक्निकली सपोर्ट दे के तो इसको बाहर की मंडी तक पहुंचाया जाए। जैसे कि स्नेल स्लाइम की बाहर की मार्केट में बहुत मांग है और इसकी पैदावार इतनी नहीं है, इतना है नहीं है जितनी इसकी मांग है। आई एम सो इम्प्रेस्ड बाय सिदरा, मतलब वो कब से बिजनेस कर रही हैं और उसमें इवॉल्व कर रही हैं और अब ये स्नेल्स का, और हम कह रहे थे ना कॉस्मेटिक्स में, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में बहुत यूज़ होता है इसका जो इसका सीरम बनता है। ये पाकिस्तान का जो क्वालिटी ऑफ स्नेल स्लाइम है वो कह रही है दुनिया में सबसे अच्छा है। सो
there is an avenue और ज़ाहिर है exactly what she और फिर ये इंडस्ट्री बन जाए और कराची में बैठी हुई फार्मास्यूटिकल्स या पेशावर में या कहीं भी they can use it and they can sell it, they can export it, what not can be done with it. आज हम आपको बताएं कि जिस दिन पाकिस्तान की तारीख का पहला चैंपियंस कप ऐसे तरीके से मुकम्मल हो रहा था और उसी दिन मोहम्मद यूसुफ के इस्तीफे के पीछे की कहानियां जो हैं वो सामने आ गई और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए यकीनन मिक्स सी खबरें हैं। ये नए टैलेंट की तलाश के लिए कराया गया चैंपियंस कप फैसलाबाद के क्राउड के अच्छे रिस्पॉन्स की वजह से कामयाब करार पाया और पैंथर्स और मारखोर के दरमियान आपको हम ये बता चुके हैं फाइनल देखने के लिए भी शायकीन की एक रीजनेबल तादाद जो थी वो मौजूद थी। मतलब it could have been empty as well but it wasn't. Sadly one sided मैच था। इफ्तिखार अहमद की मारखोर सिर्फ 122 रन बना सकी जो शादाब खान की पैंथर्स ने 5 विकेटों पर ही निपटा दिया सारा मामला और इस टूर्नामेंट में 17 विकेट्स लेकर मैन ऑफ द सीरीज बनने वाले मोहम्मद हसनैन ने फाइनल में भी 3 विकेटें ली हैं। दिलचस्प बात यह है कि टूर्नामेंट के कुछ टॉप परफॉर्मर्स जिनमें कामरान गुलाम शामिल थे उनको अवामी दबाव में स्क्वाड में रिजर्व के तौर पर अपेरेंटली शामिल तो कर लिया गया लेकिन उस्मान खान और हसनैन नेशनल स्क्वाड में जगह नहीं बना पाए। अब ये किस्सा कनेक्टेड है, ये किस तरह कनेक्टेड है ये जरा हम पता करें मोहम्मद यूसुफ के इस्तीफे से। तो अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ हैं, फखानी हमारे साथ हैं। पहले तो हम थोड़ा सा ये चैंपियंस कप की बात कर लेते हैं और फिर इसका कनेक्शन मोहम्मद यूसुफ से कैसे बना वो भी पता कर लेते हैं। भट्टी साहब आपकी नज़र में ये अच्छा सक्सेसफुल चैंपियंस कप जो है वो हुआ ऑल्दो बीच में लास्ट वाले मैचेस में से टॉप जो टियर प्लेयर्स थे वो निकल गए, क्राउड भी आया तो था, सो इट वाज ओके, क्या कहेंगे? जी हाँ हुमा, मेरे ख्याल में अगर छोटी मोटी खामियों को देख लें तो एक अच्छा टूर्नामेंट था लेकिन जब पीसीबी ने आखिरी 3-4 मैचेस के लिए मेन प्लेयर्स को फैसलाबाद से बुलवा लिया तो मेरे ख्याल में वहां पर क्राउड की दिलचस्पी कम हुई। बिल्कुल ओवरऑल टूर्नामेंट जो था वो बुरा नहीं था लेकिन हमारे यहाँ हर बार जो एक चीज होती है कि बाज अच्छे प्लेयर्स जो हैं वो हमें नजर आते हैं कि उनमें टैलेंट है और वो आगे जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं लेकिन फिर वो हमारे सिस्टम में गायब हो जाते हैं। आई होप कि इस बार ऐसा नहीं होगा और जिस तरह पीसीबी क्लेम कर रहा है कि ये जो मेंटोर्स हैं ये पूरे साल उन प्लेयर्स पर काम करेंगे तो आगे जाके ये टूर्नामेंट से जो टैलेंट हमें नजर आ रहा है ये पाकिस्तान को, जिस तरह कल शादाब खान अली रजा एक फास्ट बॉलर है उनका जिक्र कर रहे थे कि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इस तरह बहुत सारे नाम है। मेरे ख्याल में ओवरऑल एक अच्छा इनिशिएटिव है अगर इसी तरह ये सिलसिला चलता रहे। अच्छा जी फैजान साहब, फैजान आप ये बताइएगा मोहम्मद यूसुफ के इस्तीफे के पीछे क्या कहानी सामने आई है एग्जैक्टली? कामरान गुलाम वाला मामला भी आपको पता ही है क्या हो रहा था, क्या हुआ, और उसके बाद मोहम्मद यूसुफ के इस्तीफे की खबरें। बेसिकली वो इनको, हाँ आप बता दें, वो इनको नेशनल टीम में चाहते थे लेकिन जैसे गिलिस्पी नहीं माने, मतलब क्या हुआ था, बैकग्राउंड क्या है? देखिए जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक जैसन गिलिस्पी कंसिस्टेंसी की तरफ इंसिस्ट कर रहे थे कि जो प्लेयर्स हैं उन्हीं को पेट देना चाहिए। मोहम्मद यूसुफ का मौक़िफ़ ये था कि बार बार इन प्लेयर्स को चांस देने से एक गलत तासुर जा रहा है। कुछ प्लेयर्स को वो चाह रहे थे कि रेस्ट दिया जाए, उस पर बात ना बनी तो उसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि कुछ इख्तिलाफात इसमें, क्योंकि अब ये पैटर्न आ गया कि वोटिंग होती है, सिलेक्शन पैनल है जिसमें कप्तान भी शामिल है, कोचेस भी शामिल है और मेंबर्स जो असद शफीक भी उनके साथ है, तो उसमें फिर असद तमाम दीगर अराकीन एक साइड पर थे और मोहम्मद यूसुफ एक साइड पर थे, तो उनको शायद ये लगा कि उनकी बात को वेटेज नहीं दिया जा रहा, उनकी बात को उतनी अहमियत नहीं जा रही। मोहम्मद यूसुफ इस जानिब ज्यादा कायल थे कि कुछ नए प्लेयर्स को मौका दिया जाना चाहिए सिर्फ जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करते आ रहे, जिस तरह कामरान गुलाम का भी आपने जिक्र किया, और पिछले दिन भी जब हम पिछले प्रोग्राम में जब गुफ्तगू कर रहे थे कामरान गुलाम के हवाले से हमने काफी जोर दिया कि कामरान गुलाम को होना चाहिए, तो उसी शाम फिर एक अपडेट आ गई कि कामरान गुलाम को हम रिजर्व में रखा हुआ है। तो आई मीन रिजर्व है बट स्क्वाड में तो नहीं है ना, टीम के साथ ट्रैवल नहीं कर रहे। रिजर्व का मतलब आप उन 15 में नहीं है जो प्रोबेबल हो सकते हैं उस मैच को खेलने के लिए। तो ये सारी चीजें हैं जिस पर कुछ इख्तिलाफात या कुछ ये कह लें कि कुछ डिफरेंसेस सामने आए थे जिसकी बेस पे मोहम्मद यूसुफ अपने आप को साइडलाइन किया।
अच्छा जी, अब ये उस्मान खान और हसनैन आपको पता ही है, पहले भी ज़रा लाइमलाइट में थे, फिर उनके कुछ इश्यूज हो गए फिटनेस के, लेकिन अब निखर कर सामने आए हैं। आपको लगता है कि इन लोगों की भी जगह बन पाएगी? और जब ये खबरें आती हैं भट्टी साहब के जेसन गिलिप्सी ने कोई फैसला किया, आई गेस हमें भरोसा करना चाहिए जब किसी को ये जिम्मेदारी दी गई है तो फिर लेट देम डिसाइड। देखिए अब्दुल्ला, ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट यही है कि कंसिस्टेंसी जो है उसमें वो लोग बिलीव करते हैं कि पूरा मौका देने के बाद फिर बाहर करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो देखें 16-16 इनिंग्स में बाबर आजम अगर स्कोर नहीं कर रहे, 50 नहीं कर रहे, तो बाबर आजम को हम मौका दे रहे हैं। मेरे ख्याल में यहाँ पर क्योंकि यूसुफ पर क्रिटिसिज्म हो रही है, तो यूसुफ जाहिर है अंडर प्रेशर थे, वो पाकिस्तान के सिस्टम को जानते हैं, इसलिए उन्होंने रिएक्ट किया। और इंग्लैंड की सीरीज से एक हफ्ता पहले एक सिलेक्टर का इस्तीफा आ जाना जाहिर है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक अच्छा साइन नहीं है। लेकिन जहां तक मोहम्मद हसनैन और उस्मान खान की बात है, हम पहले भी कहते रहे कि अब हमने खेलनी टेस्ट सीरीज है, इन लड़कों ने वनडे में परफॉर्म करना है। अब तकरीबन पौने दो महीने बाद जब ऑस्ट्रेलिया में हम व्हाइट बॉल सीरीज खेलेंगे तो मेरा ख्याल में यकीनी तौर पर ये दोनों लड़के पाकिस्तान की उस व्हाइट बॉल टीम का हिस्सा होंगे। लेकिन जाहिर है टेस्ट सीरीज में, क्योंकि अगर आप हसनैन का रिकॉर्ड देख लें, उन्होंने 2 या 3 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले, उस्मान खान ने भी 2-3 ही फर्स्ट क्लास मैच खेले। तो हमने वनडे टूर्नामेंट को करवाया टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए, ये मेरे ख्याल में गलत चीज हो गई। अदरवाइज जिन लड़कों ने परफॉर्म किया, चाहे वो कामरान गुलाम हो, हसनैन हो या उस्मान खान हो, उनको उनकी मेहनत का तो सिला मिलना चाहिए। बिल्कुल, मतलब वो ये पूरी एक्सरसाइज हुई क्यों थी, मतलब निगेट हो जाती है चीज। ये पूरा चैंपियंस कप जो है ये क्यों हुआ था? आइडेंटिफाई करना था ना कि कौन से हमारे और अपकमिंग जबरदस्त है। साथ साथ चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी तैयारी करनी है, सो मे बी लेटर इन द चैंपियंस ट्रॉफी हम इन्हें आजमाएं। हाँ, लेकिन उनको क्या पहले एक्सपीरियंस देना नहीं चाहिए था? हाउ मच टाइम डू वी हैव लेफ्ट? यही मौके थे कि जिन पे आपको एक्सपीरियंस डालने। हाउ मच टाइम डू वी हैव लेफ्ट? अगर ये इस टेस्ट सीरीज में नहीं इनको खेलने का मौका मिलता तो आपको लगता है आगे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मौका मिल सकेगा इन्हीं लोगों को जिनकी आप हम बात कर रहे हैं? और लैग नहीं आ जाएगा बीच में? नहीं, देखिए जो अभी देखिए लैग तो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि अभी फॉरेन 2-3 दिन में डिपार्टमेंट्स का वनडे टूर्नामेंट शुरू हो जाना। तो ये जो प्लेयर्स है वो अपने डिपार्टमेंट्स को, जो पाकिस्तान नहीं खेल रहे होंगे, वो अपने डिपार्टमेंट्स को डोमेस्टिक टूर्नामेंट में रिप्रेजेंट करना शुरू कर देंगे। बट पॉइंट जो माजिद भाई भी बात कर रहे थे और आप भी बात कर रहे थे कि टेस्ट सीरीज से पहले हम वनडे टूर्नामेंट करा रहे हैं। हमने इससे पहले भी ये डिस्कशंस किए कि अगर ये बेहतर होता कि इस सीजन का आगाज कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी से या रेड बॉल क्रिकेट के किसी और इवेंट से करते, ताकि जो हमारे प्लेयर्स, इवन टेस्ट टीम के भी प्लेयर्स थे, उनको भी 2 मैचेस 3 मैचेस बिफोर इंग्लैंड सीरीज मिल जाते तो बेहतर होता। क्योंकि जब हम बांग्लादेश की सीरीज हारे तब भी यही सवाल उठा था कि हम काफी अरसे बाद रेड बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं। अगर हम बांग्लादेश और पाकिस्तान का मुवाजना भी करें तो हमारे नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस देख लें और बांग्लादेश के नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस देख लें, जो उनके इंडिविजुअल प्लेयर्स का जो एक्सपीरियंस है, तो हम यार रेड बॉल के एक्सपीरियंस में भी काफी हम लैक कर रहे थे एज कम्पेयर टू बांग्लादेश। इंग्लैंड में तो हम ज्यादा और लैक करेंगे क्योंकि हमारे प्लेयर्स के ज्यादा टेस्ट मैचेस ही नहीं है। 12 मैचेस वाले अगर बाबर और रिजवान को आप टीम से बाहर करते तो ये चीज एलिमेंट ये इफेक्ट करता है हमारी रेड बॉल की परफॉर्मेंस को। बट ये जो आपने जिन व्हाइट बॉल की परफॉर्मेंस की बात की है, अप टू चैंपियंस ट्रॉफी हमारे 17-18 के लगभग वनडे मैचेस है जिसमें इन प्लेयर्स को मौका मिलेगा और मिलना भी चाहिए। फैजान, एक और चीज वो गिराई करा जाए। गॉट इट। फैजान, एक और चीज, अब आज सुना है कि जी कौमी क्रिकेटर्स का फिटनेस टेस्ट हो रहा है और इसके मुताबिक उन्हें कोई 8-10 क्रिकेटर्स हैं, कोई दौड़ लगानी है उन्होंने, क्या डिटेल है आपके पास? देखिए फिटनेस टेस्ट तो रूटीन का हिस्सा है हर सीरीज से पहले, और फिर अभी कॉन्ट्रैक्ट्स के हवाले से भी चीजें होनी, तो वो फिटनेस टेस्ट जो पहले कुछ प्लेयर्स के रह भी गए थे या कुछ प्लेयर्स ये कह ले कि और मौका मिल रहा है कि अच्छा आप यहाँ पर आप क्लियर दोबारा अटेम्प्ट कर रहे हो, क्लियर कर ले, तो ये रूटीन का पार्ट है और इट्स अ लॉन्गर रन। अभी टेस्ट रूटीन में होते रहेंगे तो उसका हिस्सा है। चले, अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया आपका फैजान, बहुत शुक्रिया आपका भट्टी साहब। सो या दैट्स द लेटेस्ट। अभी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद मिलेंगे। जी, इजराइल ने पहले गजा में जुल्मों पर बरियत की दास्तानें लिखी और अब अभी तक फ़लस्तीनियों का कत्लेआम जारी है। अब वो चुन चुन कर मुज़ाहमत की अलामत समझे जाने वाले रहनुमाओं को भी निशाना बना रहा है।
पहले हमास के सरबराह इस्माइल हनिया को ईरान में शहीद किया गया, अब हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह को लेबनान में शहीद कर दिया गया। कुछ नहीं कहा जा सकता कि कल कौन और शख्सियत इसराइल का अगला निशाना हो। इसराइली तैयारों ने जुमे को बैरूत में 4 रिहायशी इमारतों के एक कंपाउंड पर 80 बम गिराए। 80 बम गिराए। ओवरकिल, मतलब एक को मारने के लिए उन्होंने सारी बिल्डिंग्स जो हैं वो गिरा दी। और हसन नसरुल्लाह बेसमेंट में ज़ेर ज़मीन दीगर कमांडर्स के साथ मौजूद थे और वहाँ उनकी शहादत हुई। इसराइल की इस खुली गुंडागर्दी पर पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ मुल्कों में एहतजाजी मुजाहरे भी हुए हैं। ईरान की दारुल हुकूमत तेहरान में हज़ारों अफराद ने हसन नसरुल्लाह की शहादत पर एहतजाज किया। इसराइल एक एक करके अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ खामोश करता जा रहा है, इसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं। क्लियरली अक़वाम मुत्तहिदा भी इसराइल के सामने बेबसी की तस्वीर बनी है। हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद मशरक़ वस्ता में जंग फैलने के ख़तरात मज़ीद बढ़ गए हैं। हम तो कब से ये बात कर ही रहे हैं कि कितने मुल्क जो हैं अब वो टारगेट हो गए हैं। आलमी ताकतों को महज बयानबाजी से आगे निकल कर इसराइल को हर सूरत जो है वो रोकना होगा, लेकिन ये होता नज़र नहीं आ रहा फ़िलहाल। इसी पर बात करते हैं। सीनियर सफारतकार पाकिस्तान के अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा में सफ़ीर रही हैं डॉक्टर मलिहा लोधी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहबा शुक्रिया। डॉक्टर साहबा, हमास के बाद इसराइल ने अब हिजबुल्लाह के सरबराह को भी शहीद कर दिया। ये अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ को खामोश करते जा रहे हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट अनबिलीवेबल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है। ईरान हो, लबनान हो, किसी का लिहाज नहीं है। आपको इसराइल रुकता हुआ या इसे कोई रोकता हुआ नज़र आ रहा है? जंगबंदी की कोई उम्मीद अभी भी बाकी है या फिर ये सब कुछ सफ़ा हस्ती से मिटाकर ही दम लेंगे? इस वक्त मशरक़ वस्ता में बहुत ही संगीन और ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हुई है, इसलिए कि लगता यह है कि इसराइल को कोई रोकने वाला नहीं है। एक ही मुल्क है जो उनको रोक सकता था, रोक सकता है, और वो है अमेरिका। लेकिन हमने देखा है कि अमेरिकी सदर ने जो हमला किया इसराइल ने, जिसमें कि शहीद हुए हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह, उसकी भी तारीफ़ की। तो इस सूरत हाल में तो नहीं लगता कि किसी किस्म की जंगबंदी की तरफ हम जा रहे हैं। हालांकि ज़रूरत इस चीज़ की है कि इसराइल को रोका जाए, इसलिए कि बमबारी उनकी जारी है। एयर स्ट्राइक्स जो है लबनान पे वो कंटिन्यू कर रहे हैं। अब खदशा ये है कि 1 मिलियन से ज़्यादा लेबनीज़ जो हैं वो बेघर हो जाएंगे। ऑलरेडी हज़ारों जो हैं उन्होंने बॉर्डर क्रॉस करके सीरिया चले गए हैं पनाह लेने के लिए। तो ये बहुत ही सीरियस सिचुएशन है। लेकिन अफसोस ये है कि इसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की नाकामी है। इसमें अमेरिका बहुत बड़ा रुकावट है इस वायलेंस के ख़त्म होने के लिए। तो ये बहुत ही ट्रैजिक सिचुएशन है। आप ये मेंशन कर रही हैं यूनाइटेड नेशंस को। मलिहा लोधी साहिबा, हसन नसरुल्लाह पर हमले के लिए इजराइल हुकूमत ने वो दिन चुना जिस दिन यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली अरूज पर थी और मसला फ़लस्तीन पर बड़ी खुलकर बात हो रही थी। और इस हमले की टाइमिंग पर कहा जा रहा है कि इसका मकसद दुनिया को ये पैगाम डेफिनेटली देना था कि जो मर्जी कर लो, हम तो नहीं रुकने वाले, हम वही करेंगे जो हमें ठीक लगेगा। आपको भी यही लग रहा है? देखिए, टाइमिंग तो जाहिर है जो इजरायली हुकूमत ने चूज़ की उसकी वजह तो इंटेलिजेंस होगी। जब उनको इंटेलिजेंस मिली होगी तो उन्होंने हमला करने के लिए तैयारी कर ली होगी। लेकिन असल इशू ये नहीं है कि उनकी टाइमिंग क्या थी। असल इशू ये है कि इजराइल कैसे ये करता जा रहा है और उसको रोकने वाला कोई नहीं है। और इसमें मैं ये भी कहूँगी कि अरब दुनिया से भी हमें बहुत मायूसी है, इसलिए कि अरब ममालिक ने सिवाय कॉन्डेमनेशंस के, मजम्मत करने के, स्टेटमेंट्स देने के, स्पीचेस करने के, अमली तौर पे कोई ऐसा कदम नहीं लिया जो कि तवक्को थी मुसलमान दुनिया की, मुसलमान पब्लिक की, मुसलमान अवाम की। तो तवक्को थी ना कि अरब मुल्क जो हैं वो इकट्ठे होकर कुछ करें। अब देखें, ईरानियन जो सुप्रीम लीडर हैं, रहबर जो हैं आयतुल्लाह ख़ामेनी, उन्होंने अब कॉल दी है मुस्लिम ममालिक को कि इकट्ठे हो जाएं ताकि इकट्ठे मिलके मुकाबला कर सके इजराइल का। लेकिन उसके आसार मुझे खास नजर नहीं आ रहे, अफसोस से कहना पड़ रहा है। करना भी कि इस्लामी ममालिक मिलकर कुछ कर लेंगे, ये भी आप तो खाम ख्याली लगती है। या
एक्सपेक्टिंग टू मच ही लगता है। आई थिंक अब कोई तवक्को टू बी वेरी ऑनेस्ट करता भी नहीं, क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा, इससे पहले भी बड़े मौके थे जहां इनको यूनाइट होना चाहिए था लेकिन नहीं हुए। आप डॉक्टर साहब, इजराइल के खिलाफ हथियार उठाने वाले ज़ाहिर है मारे जा रहे हैं, निहत्ते फ़लस्तीनी भी मारे जा रहे हैं, मुसलमानों की कोई ऐसी कुव्वत नहीं है जो ये हाथ रोक सके। किससे उम्मीद रखें फिर? सरेंडर नहीं किया जा सकता तो फिर कौन बचा है इजराइल को कंट्रोल करने के लिए? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि अगर इजराइल का ये ख्याल है कि इसी तरह से, जिसको मैं कहती हूँ वॉर बाय असैसिनेशन, यानी कि कत्ल के ज़रिए जंग करना, उनका अगर ख्याल है कि इससे जो रेजिस्टेंस है फ़लस्तीनी वो ख़त्म हो जाएगी, या जो तंजीम है हिजबुल्लाह की जिसके हज़ारों मेंबर्स हैं, बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा हिमायती हैं, सपोर्ट बेस उनकी बहुत ही वसी है, क्या उनका ख्याल ये है कि ये ख़त्म हो जाएगा? उससे बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा, बल्कि हिजबुल्लाह को वक्त ज़रूर लगेगा रीग्रुप करने का, लेकिन वो ज़रूर, मेरा ख्याल है, पहले भी देखें, इस लीडर से पहले भी जो लीडर थे उनको भी शहीद किया इजराइल ने, तो उससे हिजबुल्लाह कोई कमज़ोर तो नहीं पड़ी। दूसरा पहलू आपके सवाल का ये है कि इस वक्त किसकी जिम्मेदारी है ये जंग बंदी कराना? जाहिर है ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जिम्मेदारी है। वही तो एक बॉडी है दुनिया की जो जिसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। मगर हमने देखा है पिछले 11 महीने से कि ये जो वर्ल्ड बॉडी है ये पैरालाइज्ड है, डिवाइडेड है, इसमें डिसएग्रीमेंट्स हैं, और सबसे बड़ी रुकावट जो है जंगबंदी में वो है अमेरिका और अमेरिका का रोल। शुक्रिया। एब्सोल्युटली, आप सही कह रही हैं, अमेरिका का ही रोल है। मनिहा लोधी साहिबा, थैंक यू फॉर स्पीकिंग विद अस। लेकिन अगर अमेरिका भी नहीं रोक सकता इजराइल को, या फिर नहीं रोक रहा, देन इसके अलावा हम क्या होप कर सकते हैं? ब्रेक के बाद मिलते हैं जी। भारतीय क्या सब कॉन्टिनेंट ग्लोबल स्टार हैं दिलजीत दोसांझ। ही इज़ अ ग्लोबल स्टार एंड इंग्लैंड में उनका टूर हो रहा है, और कॉन्सर्ट के दौरान एक पाकिस्तानी मद्दाह स्टेज पर आई, उन्होंने ऑटोग्राफ दिया, दिलजीत ने तोहफा दिया, और उसके बाद उन्होंने अमन, मोहब्बत, भाईचारे की क्या बातें की, सुने। पाकिस्तान, हाँ जी, जोरदार ताड़ियां भी इन्होंने। हिंदुस्तान पाकिस्तान साडे लिए तो सारे एक ही है। सरहदा ये ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਚਾਹੇ ਉੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਨਿੱਘਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿस्तान ਤੋਂ आए ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ भी ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗत ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। मोहब्बत और सकाफत और मौसीकी मुल्कों को जोड़ सकती है। अच्छा जी, पेरिस ओलंपिक्स में आपको बताएं कि अरशद नदीम की थ्रो ने भारत के नीरज चोपड़ा के होश उड़ा दिए थे, और सिल्वर मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा, देखें किस क्या हम कह रहे हैं, सिल्वर मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने हालिया इंटरव्यू में एतराफ़ कर लिया। पेरिस ओलंपिक्स के सिल्वर मेडलिस्ट भारतीय जैवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा ने इंटरव्यू में कहा कि वो होश में नहीं थे, मतलब होश में रहे नहीं ना। अरशद नदीम ने बहुत अच्छी थ्रो की और उस वजह से वो होश में नहीं थे। मतलब उस वजह से नीरज चोपड़ा ने तस्लीम किया कि अरशद नदीम की दियो हैकल थ्रो से वो दबाव में, एक्चुअली कोई भी होता तो आ जाता, चाहे उस दिन फिर उन्हें होश नहीं रहा और वो जोश में थे, और बस ये सूरत हाल बनी। और इस दौरान कुछ तकनीकी चीज़ें भी उनसे छूट गई, बिकॉज व्हेन देयर इज इमेंस प्रेशर, आपसे पहले कोई इंसान वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दे तो फिर and you know that you are not going to get close to it, तो आप ऑलरेडी अपसेट हो जाते हैं। लेकिन see you tomorrow इंशाल्लाह जी।